और एक फिल्म प्रोजेक्टर में डालकर उसने प्रोजेक्टर को ऑन कर दिया तो सामने दीवार पर एक मंजर उभर आया और साथ ही आवाजें भी सुनाई देने लगी। चीफ सेक्रेटरी खामोश बैठे ये सब देखते रहे। वेरी बैड, मुझे इत्तला ही नहीं दी गई, हालांकि ओवरऑल इंचार्ज मैं हूँ। अर्नोल्ड, तुम बताओ कि असल मसला क्या था? क्यों ब्लैक एस्टोन के खिलाफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आई? चीफ सेक्रेटरी ने अर्नोल्ड से मुखातिब होकर कहा, जो प्रोजेक्टर को दूसरी मेज पर रखने में मसरूफ था। यस सर, मैंने इस सिलसिले में कई घंटे काम किया है, फिर मुझे असल हकायक का इल्म हो सका है। अर्नोल्ड ने चीफ सेक्रेटरी के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तफसील बताएं, शुरू से लेकर अब तक। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, जनाब, ये सिलसिला आयरलैंड के मशहूर आसार कदीमा मागा की तलवार चोरी होने से शुरू हुआ है। मागा म्यूजियम में से कदीम तरीन तलवार सॉर्ड मागा चोरी कर ली गई, जिस पर आयरलैंड की हुकूमत ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की खिदमत हासिल करने के लिए अपने सफीर को पाकिस्तानी आला हुकाम के पास भेजा। आपसे पहले चीफ सेक्रेटरी सर कॉफन थे, जो अचानक हार्ट अटैक की वजह से वफात पा गए थे। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बहुत एलर्जी थे। उन्हें जब ये इत्तला मिली कि सॉर्ड मागा की बरामदगी के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आने वाली है, तो उन्होंने दीगर आला हुकाम से मशावरत करके जिस तरह तलवार म्यूजियम से उठाई गई थी वैसे ही खामोशी से वापस रखवा दी गई ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में ना आए। लेकिन ब्लैक एस्टोन के दो सुपर एजेंट्स ऑस्कर और डेमी हरकत में आ गए और उन्होंने आयरलैंड के मारूफ माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर शार्बी को अगवा कर लिया। उनका ख्याल था कि उसे उस अजीम खजाने का इल्म है जो मागा कबीले का है और कहीं दफन है, लेकिन प्रोफेसर शार्बी को उसका इल्म न था और प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी था। वो इस तशद्दुद से हलाक हो गया। उसके बाद जो असल हिमाकत उन सुपर एजेंटों से हुई वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान सिफारत खाने के एक आला ओहदेदार को अगवा कर लिया। चूंकि ये ओहदेदार मागा खजाने में बहुत दिलचस्पी लेता था और इस बारे में प्रोफेसर शार्बी से गुफ्तगू करता रहा था, इसलिए उन सुपर एजेंटों ने उसे अगवा किया और फिर खजाने के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए उस पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया, जिससे वह हलाक हो गया और उसकी लाश सिफारत खाने को मिल गई। पाकिस्तान के आला हुकाम ने सिफारतकार की इस तरह हलाकत का नोटिस लिया और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अपने आदमी की हलाकत का इंतकाम लेने के लिए यहाँ पहुंच गई। ब्लैक एस्टोन के चीफ स्कॉट और सुपर चीफ लॉर्ड हंटर उनके मुकाबिल अपनी तंजीम ले आए, लेकिन पहले दोनों सुपर एजेंटों ऑस्कर और डेमी उनके हाथों हलाक हुए। फिर स्कॉट और लॉर्ड हंटर को भी हलाक कर दिया गया। यहाँ उस हेडक्वार्टर में तो मशीनरी को भी फायरिंग करके तबाह कर दिया गया, लेकिन लॉर्ड हंटर के महल को तो उन्होंने खौफनाक मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद कर दिया है। यहाँ भी तमाम मशीनरी के साथ साथ रिकॉर्ड को भी आग लगाकर राख कर दिया गया है। अर्नोल्ड ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, अब ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस कहाँ होगी? कुछ देर की खामोशी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान जाने से पहले आयरलैंड जरूर जाएंगे। अर्नोल्ड ने कहा, क्यों, वहां क्या है? चीफ सेक्रेटरी ने चौंक कर और कदरे हैरत भरे लहजे में कहा, आयरलैंड के चीफ सेक्रेटरी के पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत खारजा सर सुल्तान के साथ बेहद दोस्ताना ताल्लुकात है और पाकिस्तान भी तरक्की पजीर मुल्क है, उसी तरह आयरलैंड भी तरक्की पजीर मुल्क है और मौजूदा दौर में तरक्की याफ्ता होने के लिए बेपनाह वसाइल की जरूरत होती है। इसलिए मेरा जाती ख्याल है कि आयरलैंड ने लामहला पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से मुआहदा किया होगा कि वो मागा खजाना तलाश कर दे, तो आधा आधा खजाना दोनों मुल्क खामोशी से आपस में बांट लेंगे। इस तरह दोनों मुल्क तरक्की याफ्ता बनने के लिए बेपनाह वसाइल के मालिक हो जाएंगे। अर्नोल्ड ने जवाब देते हुए कहा, तो चीफ सेक्रेटरी ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान और उसके साथी दो टैक्सियों में सवार आयरलैंड के एयरपोर्ट से एवरग्रीन टाउन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। पहली टैक्सी में ड्राइवर की साइड सीट पर इमरान और उग्बी सीट पर सालेहा और जूलिया बैठी हुई थी, जबकि दूसरी टैक्सी में साइड सीट पर सफदर और उग्बी सीट पर कैप्टन शकील और तनवीर बैठे हुए थे। वो सब खामोश थे क्योंकि टैक्सी ड्राइवर के सामने वो कोई बात ना करना चाहते थे। एवरग्रीन से मुलाहिका एक छोटा सा टाउन था जो दौरे जदीद की रिहाइश गांव का नमूना था। आयरलैंड की आमदनी में एक बड़ा हिस्सा सयाहों से मिलता था, इसलिए आयरलैंड में सयाहों को हर तरह की सहूलत दी गई थी और सयाहों को तंग करने पर वहां की पुलिस इंतहाई सख्त नोटिस लेती थी। इसलिए यहाँ आने वाले सयाह हर लिहाज से मुतमईन और महफूज रहते थे।
फिर तकरीबन 4 घंटों की मुसलसल ड्राइविंग के बाद टैक्सियां एवरग्रीन टाउन पहुंच गई। आपने कहाँ जाना है साहब? ड्राइवर ने साथ बैठे हुए इमरान से मुखातिब होकर कहा। कहाँ जाना है इसका फैसला एक दिन रुकनी कमेटी करेगी, क्योंकि बड़े लोगों के फैसले कमेटियां करती हैं। वैसे भी कहा यही जाता है कि जिस मामले को टालना हो उस पर कमेटी बना दी जाए, और तुम्हारी टैक्सी के गद्दे बहुत आरामदाह है, इसलिए जब तक कमेटी ये फैसला करेगी तुम्हारी टैक्सी के गद्दे भी आम टैक्सियों जैसे हो जाएंगे। इमरान की जुबान जो न जाने कब से खामोश थी, सैलाबी पानी की तरह रवा हो गई, और ड्राइवर की हालत देखने वाली हो गई थी। उसे शायद समझ न आ रही थी कि इमरान ने जो बज़ाहिर तो इंतहाई मुअज़्ज़िज़ आदमी दिखाई दे रहा था, क्या बातें करनी शुरू कर दी हैं। साहब अब मैं क्या कहूँ? ड्राइवर ने कुछ कहते कहते बात रोक दी। ड्राइवर को बता दो क्यों इसे तंग कर रहे हो। उगबी सीट पर बैठी जूलिया ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए आंखें निकालते हुए कहा, लो भाई, अब कमेटी का स्कोप तो खत्म हो गया, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का फैसला आ गया है, जिसे ना मोड़ा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसलिए प्रोफेसर शार्बी की कोठी शार्बी हाउस पर टैक्सी रोक देना। इमरान ने कहा तो ड्राइवर ने इस बार इस्बात में सर हिला दिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि मंजिल तय हो गई थी। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद एक 2 मंजिला रिहाइशगाह के जहाजी साइज के फाटक के सामने टैक्सियां रुक गई, तो इमरान और उसके साथी टैक्सियों से नीचे उतर आए। सफदर ने ड्राइवर को पेमेंट कर दी और टैक्सियां वापस चली गई, तो इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। फाटक के साइड सुतूनों में से एक सुतून पर प्रोफेसर के नाम की प्लेट मौजूद थी। इमरान साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या प्रोफेसर साहब का इंतकाम भी आप लेंगे? सफदर ने कहा। नहीं, प्रोफेसर साहब की बेवा से मिलना था, क्योंकि मुझे बताया गया है कि प्रोफेसर साहब ने 15-20 साल मागा आसार कदीमा पर वर्क किया है और उनके काम को पूरी दुनिया में सराहा गया है। इमरान ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई जवाब देता, छोटा फाटक खुला और एक उधड़ उम्र आदमी बाहर आ गया, जो अपने अंदाज और लिबास से मुलाजिम दिखाई देता था। प्रोफेसर शार्बी साहब की बेगम से मिलना है, फोन पर बात हो चुकी है, उन्हें कहो कि पाकिस्तानी मेहमान आए हैं। इमरान ने मुलाजिम से मुखातिब होकर कहा। जी साहब, आए तशरीफ ले आए, वो हमें पहले ही हिदायत दे चुकी है, मुलाजिम ने कहा और वापस मुड़कर अंदर चला गया। तो उसके पीछे इमरान और उसके बाकी साथी भी अंदर दाखिल हो गए। तो मुलाजिम ने फाटक बंद किया और इमारत के एक कोने की तरफ चल पड़ा। इमरान और उसके साथी उसकी पैरवी कर रहे थे। इमारत गो शानदार थी, लेकिन लगता था कि काफी अरसा पहले बनाई गई थी और दोबारा कभी मरम्मत नहीं कराई गई थी। थोड़ी देर बाद वो मुलाजिम उन्हें एक बड़े कमरे में ले आया, जिसे ड्राइंग रूम के तौर पर सजाया गया था। आप क्या पीना पसंद करेंगे? मुलाजिम ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। कोल्ड ड्रिंक्स, जो आप पिलाते, इमरान ने कहा। तो मुलाजिम ने मुअद्दबाना अंदाज में सर झुकाया और वापस मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक और मुलाजिम के साथ वापस आया। दोनों मुलाजिमीन के हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स थी, जो उन्होंने इमरान और उसके तमाम साथियों के सामने मेज पर रखी और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। इमरान ने कोल्ड ड्रिंक ली तो उसके साथियों ने भी कोल्ड ड्रिंक्स उठाकर सिप करना शुरू कर दी और फिर काली बोतलें नीचे रख दी गई। चंद लम्हों बाद पर्दा हटा तो एक बुजुर्ग औरत अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। ये यकीनन प्रोफेसर शार्बी की बेवा थी। इमरान उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ तो उसके तमाम साथी भी उठकर खड़े हो गए। प्रोफेसर साहब की बेगम ने सबको सलाम किया और सालेहा और जूलिया के साथ बाकायदा हाथ मिलाया और फिर सामने सोफे पर बैठ गई। बेगम साहिबा, प्रोफेसर साहब से हमारी बहुत याद अल्लाह थी। वो जब भी आसार कदीमा की कॉन्फ्रेंसों में शरीक होते थे तो उनसे मुलाकात हो जाया करती थी। मुझे अफसोस है कि अहमकों ने इस कदर जौहर काबिल को ज़ाय कर दिया है, लेकिन अब वो अपनी कब्र में इसलिए पुरसुकून होंगे कि वो लोग जिन्होंने उन्हें बेगुनाह हलाक किया था वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और हम यही इत्तला देने के लिए हाजिर हुए हैं ताकि आपको भी सुकून मिल सके कि आपको बेवा करने वाले इंसाफ से बच नहीं सके। इमरान ने कहा। भाई साहब, आपका बेहद शुक्रिया। जब आपने फोन पर बात बताई थी तो मुझे वाकई बेहद सुकून मिला था। आपने कहा था कि आपको प्रोफेसर साहब के कुछ नोट्स चाहिए, तो मैं तो घरेलू खातून हूँ, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है। अलबत्ता उनके कमरे में हर चीज मौजूद है जिस पर वो काम करते रहते थे। मैं आपको वहां भिजवा देती हूँ। आपको वहां से जो चीज चाहिए ले जाए बगैर मुझसे पूछे,
क्योंकि वो आपके तो काम आएगी लेकिन मेरे नहीं, और यूं ही पड़े पड़े जाए होने से बेहतर है कि वो किसी के काम आ जाए। बेगम साहिबा ने कहा। तो इमरान ने उनके बड़ेपन की बड़ी तारीफ की, क्योंकि खवातीन अपने मरहूम शौहरों के कागजात को हाथ तक नहीं लगाने देती, हालांकि उन्हें खुद भी उनकी अहमियत का इल्म तक नहीं होता। इमरान साहब, हम यहाँ बैठे हैं, आप जाकर उस कमरे में काम कीजिए, सफदर ने कहा। मैं भी साथ जाऊंगी, जूलिया ने कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम चाहो तो वहां की बजाय यहाँ बेगम साहिबा से गपशप लगा लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ तो गया था कि जूलिया ने साथ जाने का ऐलान इसलिए कर दिया है कि इमरान अकेला ना हो, उसे कंपनी दी जाए। ये जूलिया का लाशऊरी फैसला था। अब वो बाज औकात लाशऊरी तौर पर ऐसे इक़दामात कर गुजरती थी कि दूसरा हैरान रह जाता था। फिर इमरान प्रोफेसर बेगम के साथ जूलिया के हमरा प्रोफेसर साहब के स्टडी रूम पहुंचा तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी आसार कदीमा में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन वहां अफरा तफरी का कोई अमल दखल ना था। हर चीज बड़े मुनासिब अंदाज, इंतहाई सलीके और करीने से वहां मौजूद थी। आइए हम दोनों दूसरे कमरे में बैठकर गपशप करें, आप मुझे सुइस नजात लगती हैं, बेगम साहिबा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं सुइस नजात थी लेकिन अब पाकिस्तानी हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान बेटे के साथ आपकी शादी कब हुई? बेगम साहिबा ने कहा। तो इमरान जो मेजों की दराजे खोल खोल कर उनमें मौजूद डायरियां और दूसरा सामान चेक कर रहा था, बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हम में से कोई भी शादीशुदा नहीं है, जूलिया ने कहा। तो बेगम साहिबा के चेहरे पर हैरत के जैसे समंदर टूट पड़े हों। ओ वेरी सॉरी, इमरान के लिए आपका रिस्पॉन्ड बता रहा था कि आप दोनों शादीशुदा हैं और मियाँ बीवी हैं। बहरहाल आइए, बेगम साहिबा ने माजरत करते हुए कहा, और फिर वो जूलिया को लेकर कमरे से चली गई। तो इमरान ने बाकायदा काम का आगाज किया ही था कि सफदर आ गया। इमरान साहब, मैंने सोचा कि शायद आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने उसे बेगम प्रोफेसर की बात बता दी तो सफदर बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, आप यहाँ से क्या तलाश करना चाहते हैं? सफदर ने कहा। प्रोफेसर साहब से मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई थी जब सौड मागा की चोरी की बरामदगी की बात हमने शुरू की थी, और उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मागा के कदीम पत्थरों पर मौजूद कदीम तहरीर में मागा खजाने के बारे में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन 5000 साल से अब तक बावजूद कोशिश के उस खजाने का कोई अता पता नहीं मालूम हो सका। खुद प्रोफेसर साहब ने उस पर बड़ी तवील रिसर्च की थी, लेकिन वो भी उसे तलाश न कर सके थे, इसलिए वो खामोश हो गए थे। और शायद लोसानिया की तंजीम ब्लैक एस्टोन को भी ऐसे ही इत्तलात मिली होंगी, जिस पर उन्होंने प्रोफेसर साहब को अगवा करके उन पर तशद्दुद किया और वो हलाक हो गए। इमरान ने कहा, यह डायरी बहुत अहम है, उस डायरी में शायद प्रोफेसर साहब की जिंदगी भर की मेहनत मौजूद है, इमरान ने कहा, और डायरी बंद करके उसने एक साइड पर रख ली। इमरान साहब, मुझे वाकई हैरत हो रही है कि आप जैसा साइंसदान भी मदफून खजानों के पीछे जा रहा है, सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इसीलिए तो साइंसदान बेचारे सारी जिंदगी परेशान हाली में ही गुजार देते हैं कि वो ना खजाना तलाश करते हैं और ना उन्हें खर्च कर सकते हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर भी बेख्तियार हंस पड़ा। पोलैंड और आयरलैंड की मगरबी सरहदें आपस में मिलती थी, और यहाँ जो सरहदी शहर पोलैंड की हुदूद में था उसका नाम वारान था। वारान से आयरलैंड तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर था, जहाँ कदीम दौर मागा के आसार मौजूद थे, जिसमें एक बड़ा म्यूजियम भी शामिल था, और महकूमा आसार कदीमा के दफातर भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा वहाँ सयाहों के लिए आसार कदीमा के मुतालिक दस्तावेजी फिल्में न सिर्फ दिखाई जाती थी, बल्कि जो उन्हें खरीदना चाहे उन्हें फरोख्त भी कर दी जाती थी। उसके साथ साथ सयाहों के लिए रेस्ट रूम और रिहाइशगाहें भी मौजूद थी। वारान टाउन के उकब में आयरलैंड था, जहाँ बाकायदा इमिग्रेशन के दफातर थे, क्योंकि पोलैंड के सयाह वारान शहर से होकर आयरलैंड में दाखिल होते थे। इमिग्रेशन की यहाँ कोई बाकायदा कार्रवाई की जाती थी, लेकिन चूंकि ये सब लोग सयाह होते थे जिनसे आयरलैंड की माकूल आमदनी होती थी, इसलिए वो बस इमिग्रेशन की कार्रवाई जाहिर करते थे, वरना वो इस मामले में बहुत नरमी से काम लेते थे। वारान के एक होटल के कमरे में पोलैंड की सरकारी तंजीम ब्लैक ईगल के 2 एजेंट मॉरिन और डोचे बैठी हुई थी, जबकि उनका मर्द साथी जोसेफ कमरे से बाहर था। ये इंतजार आखिर कब खत्म होगा? मैं तो मर जाने की हद तक बेजार हो चुकी हूँ, डोचे ने कहा।
यही हाल मेरा है। वैसे अब मुझे यकीन आता जा रहा है कि ये एशियाई लोग काम कम करते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का काम देखो तो लगता था कि चंद घंटों में ब्लैक एस्टोन के दोनों हेडक्वार्टर्स और तंजीम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने दिन हो गए हैं, कोई खबर ही नहीं आई। मॉरिन ने कहा, हमें कहा तो यही गया था कि हम इमरान का खात्मा कर दे। उसके अलावा और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे इस नायाब पत्थरों वाले प्रोजेक्ट को चेक कर सके या समझ सके। और ये इंतजार तो लोसानिया में भी हो सकता था, लेकिन हम यहाँ वारान में आकर बैठ गई हैं कि जब इमरान और उसके साथी ब्लैक एस्टोन तंजीम का खात्मा करके आयरलैंड आएंगे तो हम उनका खात्मा कर देंगे। डोचे ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और जोसेफ दाखिल हुआ। मतलब है कि हम एयरपोर्ट पर ही अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, मॉरिन ने कहा। हाँ, बड़ी आसानी से, लेकिन अगर हम नाकाम रहे तो फिर सोच लो कि क्या रिजल्ट निकलेगा, जोसेफ ने कहा। एक आदमी को अचानक गोलियां मारना और इस हालत में कि उसे उसका अंदाजा ही ना हो कि इस तरह का काम भी हो सकता है, कौन सा मुश्किल काम है। और अगर हम नाकाम भी रहे तो दोबारा भी कोशिश की जा सकती है, मॉरिन ने कहा।